नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। तो साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा की थी। अब हम उसी चर्चा को आगे के क्रम में इस वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। तो बात करते हैं, देखो, महिलाओं की। उस समय क्या था उत्तर वैदिक काल में? महिला, ठीक है, महिला की स्थिति देखो क्या होता है कि महिला की स्थिति डायरेक्ट करते हैं। इससे पीछे वीडियो के माध्यम से हमने बहुत कुछ सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी आप लोगों से साझा की है। आप मेरी उस पिछली वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। अब उससे अगली सामाजिक व्यवस्था के बारे में, यानी सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं महिलाओं की। भाई, जो महिलाएं थी वैदिक काल के दौरान, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी से मतलब है कि उस समय महिलाओं को सभा और समिति दोनों में ही साथ बैठने का अधिकार प्राप्त था। मतलब कि सभा और समिति में भी स्त्रियां भाग ले सकती थी और वहां पर आम नागरिकों की तरह, यानी उनके साथ बैठ सकती थी। अब होता क्या है, उत्तर वैदिक काल जब आता है तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती है। गिरावट यानी अब महिलाओं की वो स्थिति जो वैदिक काल के दौरान थी, यानी ऋग्वेद काल के दौरान थी, अब उत्तर वैदिक काल के दौरान नहीं रहती। सोचने वाली बात है कि उस समय महिलाओं को बराबर का दर्जा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं था। अब सभा समिति में इनका प्रवेश बंद कर दिया गया। अब ये चीज कब सामने आती है महिलाओं के बारे में? भाई देखो, महिलाओं को उस समय क्या कहा गया कि महिलाओं से जो पुत्र पैदा हुए, ठीक है ना, पुत्र पैदा हुए वो तो होते थे परिवार के रक्षक, ऐसा माने जाने लगा महिलाओं से। लेकिन अगर पुत्री पैदा हो गई तो उन पुत्रियों को क्या कहा जाने लगा? दुख का कारण। क्या? दुख का कारण। अब ये सारी घटनाएं कहां पर है? इस चीज का प्रमाण कहां पर है कि भाई ये सारी चीजें हुई थी? तो इसका प्रमाण है मैत्री संहिता में। देखो, इसमें क्या है, महिलाओं को सभा समिति में प्रवेश था और उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को प्रवेश का अधिकार नहीं था। तो ये जो है, ये सारी घटनाएं किसमें है? महिलाओं को सभा, ठीक है, और समिति में प्रवेश नहीं। इस चीज की जो पुष्टि करता है, इस चीज की जो पुष्टि करता है कि भाई महिलाओं को ऋग्वेद में तो है अधिकार, लेकिन उत्तर वैदिक काल में नहीं था। तो इस चीज की जो पुष्टि करता है वो करता है ठीक है ना, ऐतरेय ब्राह्मण। अब आप ये कहेंगे जी ऐतरेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ठीक है ना, तो जो ऐतरेय है वो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका है? ऋग्वेद का। ये इस चीज की पुष्टि करता है, ठीक है। अब मैं लिख भी देता हूं। अब आप ये कहेंगे कि जी ये तो घटना फिर ऋग्वेद से संबंधित हो गई ना, लेकिन क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण ग्रंथ बने थे ना, वो वेदों के बाद में बने थे। एक बार फिर आपको समझा देता हूं। देखो, वेद किस प्रकार से, वेदों में आ गए 4 वेद कुछ, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, ऋग्वेद, सामवेद और यजु और अथर्व, ठीक है, शॉर्ट में 4 वेद हो गए। वेदों के बाद में क्या बने? उपवेद। उपवेदों से क्या बने? ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथों से क्या बने? आरण्यक। इनके बाद में जब इनमें सुधार होते रहे, आसान और सरल होते गए, तो क्या बने फिर? उपनिषद, ठीक है। उपनिषद के बाद में क्या बने? वेदांग। वेदांग के बाद में क्या बने? सूत्र काल आ जाता है। इनके बाद में क्या होता है? स्मृतियां, ठीक है, स्मृतियों का काल। स्मृतियां बन की वेदों से ही उनके रूप बदलते जा रहे हैं अब, ठीक है ना। स्मृतियां लिखी गई, फिर यानी संकलन हो गया। स्मृतियों के बाद में महाकाव्य, ठीक है, महाकाव्य हो गए। महाकाव्यों के बाद में पुराण। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, समय
वेदों से शुरू होता है और इनके सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए इनके रूप परिवर्तित होते चले जाते हैं भाई, उनके फिर और ज्यादा इस तरीके से। लेकिन अब एक चीज भी याद रखना कि वेदों का समय, भाई ऋग्वेद का समय 1500 से 1000, ठीक है, क्या है, ईसा पूर्व, ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूं बिल्कुल। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल की अगर मैं बात करूं तो उत्तर वैदिक काल में तीनों वेद और इनके ब्राह्मण ग्रंथ और अनेक उपनिषद तक। ये कब तक मानो, ये 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व में क्या हुआ, 16 महाजनपदों का उदय हो जाता है। लेकिन जिस समय इनके अरण्यक और उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हो रही थी तो इन्हीं के दौरान कुछ जनपदों का यानी राज्यों का उदय शुरू हो चुका था उत्तर वैदिक काल के दौरान ही, ठीक है ना। तो अब मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबार समिति में प्रवेश नहीं, ये जो जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल में ऐतरेय ब्राह्मण से मिलती है, जो कि ऋग्वेद का ही एक ब्राह्मण ग्रंथ है। और ब्राह्मण ग्रंथ कहाँ आते हैं, वेदों के बाद में उपवेद और फिर ब्राह्मण ग्रंथ। तो समय नीचे और थोड़ा घट जाता है, ठीक है। अब यहां से होता क्या है, महिलाओं के बाद में अब होता क्या है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं कि भाई सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल के दौरान चल रही थी, ठीक है ना, आर्य लोग किस प्रकार से करते थे। तो देखो इसमें क्या है, महिलाओं को क्या करते थे, महिलाओं से जो संतान होती थी उसमें अगर लड़का पैदा हुआ तो उसको कहते थे कि ये परिवार का रक्षक होगा, ठीक है ना, और लड़की को मानते थे दुख का कारण। किसमें, उत्तर वैदिक काल में। तो ये चीज आप नोट कर लेना कि उत्तर वैदिक काल में अगर लड़का हुआ, लड़का, ठीक है, तो ये था रक्षक, परिवार का क्या था, रक्षक था लड़का। और पुत्री यानी लड़की, ये क्या थी, पुत्री जो थी वो दुख का ये कारण मानी गई उत्तर वैदिक काल में। अब इस चीज की पुष्टि कौन सा करता है, तो इस चीज की जो पुष्टि करने वाला है वो है मैत्राणी और मैत्राणी संहिता, ठीक है। अब ये मैत्राणी जो ग्रंथ है ये किसका है, ये संहिता किसकी है, तो ये है यजुर्वेद की। यजुर्वेद में भी, यजुर्वेद के थे 2 भाग, ठीक है ना, तो यजुर्वेद के 2 भाग कौन से, कृष्ण, ठीक है ना, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, ये समझा दिया आपको। अब मैत्राणी संहिता जो है वो कृष्ण यजुर्वेद का एक भाग भी है। दूसरा, कृष्ण यजुर्वेद कितने भागों में है, 4 भागों में, पिछली वीडियो में बता दिया, ठीक है। तो मैत्रायण संहिता ये एक यजुर्वेद का क्या क्या है, ये भाग भी है, यजुर्वेद का एक भाग है। दूसरा ये यजुर्वेद का आरण्यक भी है और उपनिषद भी है, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये एक ही चीज, ये चीज भी आप नोट कर लेना, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद में ये चीज हो सकता है पेपर में देखो ये पूछ लिया जाए, सारी चीज की घटनाक्रम। अब आते हैं थोड़े से आगे बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था की ही हम बात करेंगे, ठीक है ना। ऊपर भी लिख दिया सामाजिक जीवन किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में था। विवाह, उस समय विवाह किस प्रकार से थे, तो क्या थे, विवाह। अब विवाह की अगर बात करें उत्तर वैदिक काल में विवाह क्या थे, है ना, तो जो विवाह थे वो गृह सूत्र के अनुसार, अब पढ़ते किसमें हैं हम, विवाहों से संबंधित जानकारी किसमें पढ़ते हैं, तो वो पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल में। लेकिन बात कहाँ की चल रही है, यहां पर आप एक चीज नोट कर लेना, हमारा जो साहित्य है वो उत्तर वैदिक काल में यानी सामाजिक जीवन और विवाह के जो संबंधित तथ्य हैं जो कि एक साहित्य के माध्यम से जानकारी जुटाते हैं, तो वो होती है गृह सूत्र में। गृह सूत्र के अनुसार विवाह होते थे कुछ उत्तर वैदिक काल में। अब सूत्र काल कहाँ पे है, यहां से चलते हुए यहां पर, ये चीज आप नोट कर लेना। तो विवाह की बात अब हम कर रहे हैं, तो उत्तर वैदिक काल में कुछ विवाह प्रचलन में थे, उनमें से एक विवाह था ब्रह्म विवाह। कौन से विवाह के प्रकारों की बात करें उत्तर वैदिक काल में जो उस समय थे, भैया ब्रह्म विवाह क्या था, ठीक है ना। विवाह के देखो महिलाओं की जानकारी बताई उत्तर वैदिक काल में हमने आपसे। अब उस समय उत्तर वैदिक काल में लोग शादियां किस प्रकार से करते थे, विवाह किस प्रकार से करते थे,
तो विवाह की बात करें तो उस समय जो विवाह थे, विवाह किसके अनुसार बताएंगे हम, तो गृह सूत्र। और सूत्रकाल कब है, तो देखो यहां पर है सूत्रकाल। मैं सारी चीजें क्लियर करके बताऊंगा, लेकिन पढ़ते कब है हम, तो उत्तर वैदिक काल में। तो वहां पर जो विवाह थे उस समय विवाह किस प्रकार से थे, तो विवाह कई प्रकार के विवाह प्रचलन में थे। उत्तर वैदिक काल के दौरान हमें पढ़ तो रहे हैं हम उत्तर वैदिक काल में, लेकिन इनका विस्तार होते होते सूत्र काल में। और विवाह की जानकारी कहां से मिलती है, तो गृह सूत्र के अनुसार। यहां पर लिख देता हूं, गृह सूत्र के अनुसार देखो पढ़ेंगे किसमें हम, उत्तर वैदिक काल में इन्हें। तो विवाह के कुछ प्रकार थे। विवाह के जो प्रकार थे, तो पहला था ब्रह्म विवाह। भैया ये ब्रह्म विवाह होता किस प्रकार से था, तो उत्तर वैदिक काल में। बीच बीच में मैं यही शब्द दोहराऊंगा, उत्तर वैदिक काल, क्योंकि जानकारी हम उत्तर वैदिक काल से ही जुटा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ब्रह्म विवाह किस प्रकार से था, तो ये जो ब्रह्म विवाह होता था, ये ऐसी शादी थी, ऐसा विवाह था, तो जो दहेज सहित, ठीक है ना, बिल्कुल दहेज के साथ में, ठीक है ना, दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष से किया जाता था। ब्रह्म विवाह जो होता था वो उसी जाति के, यानी जाति ऊंची है, बराबर की है, तो उसी जाति की उसी कन्या से होता था। इसमें दहेज भी दिया जाता था और उसी श्रेणी के लोगों से ये ब्रह्म विवाह किया जाता था, ठीक है। पहला विवाह हो गया ब्रह्म विवाह, पेपरों में पूछा जा सकता है। दूसरी की बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो कौन सा था, देव विवाह। ये विवाह जो है वो गृह सूत्र के अनुसार है, पढ़ेंगे हम उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद में आता था है देव विवाह। देव विवाह, देव विवाह किस प्रकार से था, देव विवाह कैसा होता था, ठीक है ना। तो देव विवाह जो था वो होता था यज्ञ, ठीक है ना। यज्ञ जो करते थे, यज्ञ करने वाला जो पुरोहित होता था, जो यजमान होता था ना, तो देव विवाह में वो क्या करता था, देव विवाह उन्हीं व्यक्तियों से किया जाता था जो कि यज्ञ के दौरान जो पुरोहित या यजमान होते थे, उन्हीं पुरोहित और यजमानों के साथ में वो कन्या का, यानी जो भी पुरुष, जो व्यक्ति, जो राजा, जो उच्च उस समय के आला अधिकारी देव यानी यज्ञ करते थे, यज्ञ के दौरान वो देव विवाह होता था, यानी यज्ञ कराने के दौरान अपनी पुत्री के विवाह जिस पुरोहित के साथ करते थे ना, वो कहलाता था देव विवाह, ठीक। देव विवाह होने के बाद में था आरस विवाह। कौन सा था, आरस विवाह। आरस विवाह को उत्तर वैदिक काल के दौरान प्रचलन था, ठीक है। आरस विवाह के अंतर्गत कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जैसे कि कन्या का जो पिता होता था, यानी जो आरस विवाह करने वाले होते थे, तो वो होते थे कन्या के पिता, ठीक है। अब कन्या का पिता क्या करता था कि अपनी जो वर पक्ष है, यानी जो दूल्हे का पक्ष है ना, तो वर पक्ष से एक गाय की, यानी एक जोड़ी गाय या एक जोड़ी बैल उसको देना पड़ता था, ठीक है ना, वर पक्ष से, यानी वर पक्ष देता था। और उसके बाद में जो कन्या का पिता था वो जिस दूल्हे को भी शादी करता था, ठीक है ना, यानी कि उस विवाह को बोले थे आरस विवाह, ठीक है। ये तीसरा विवाह आपने समझ लिया। अब होता क्या है, इसके बाद में आता है प्रजापति विवाह। कौन सा, प्रजापति है, प्रजापति विवाह। भाई ये कौन सा विवाह होता था, जो प्रजापति विवाह होते थे उत्तर वैदिक काल के दौरान, ठीक है ना, ये बिना दहेज के कन्या की भाई कीमत के, ठीक है ना, जो कन्या होती थी, यानी कि प्रजापति जो विवाह होते थे उस विवाह में कन्या की कीमत के भाग किए बिना, ठीक है ना, उसके भाग के बिना, यानी दहेज नहीं देना पड़ता था, और उस शादी को जो करते थे वो कहलाता था प्रजापति विवाह, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे
तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।